अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 12 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। लेक्चर 11 में हमने गुडनेस ऑफ मैयर स्टार्ट किया था और उसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पढ़ रहे थे। तो हमने रिलायबिलिटी को ख़त्म कर लिया था। वैलिडिटी की जो फर्स्ट टाइप है लॉजिकल वैलिडिटी, वो भी हमने पढ़ ली थी। अब हम वैलिडिटी की बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। वैलिडिटी की दूसरी कैटेगरी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहलाती है और ये पोस्ट डेटा होती है, एम्पिरिकल होती है, मतलब जब डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद ये चेक हो सकेगी। अब इसको आप दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर जिस चीज़ को मेजर किया गया है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को किसी क्राइटेरिया की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर दे, अलग अलग कर दे, तो ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहलाती है। इसे हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई स्केल है और वो एक एक्सपेक्टेड रिलेशन के मुताबिक बिहेव करता है या परफॉर्म करता है। वो एक्सपेक्टेड रिलेशन जो है वो कोई क्राइटेरिया हो सकता है, तो तब भी हम कहेंगे कि इसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी पाई जाती है। मैं भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो समझ आ जाएगी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की पहली टाइप कॉन्करेंट वैलिडिटी कहलाती है और ये उस वक्त इस्टेब्लिश होती है जब दो ग्रुप्स हैं जो या दो इंडिविजुअल्स हैं जो पहले से हमें पता है कि अलग अलग हैं, तो हमारा स्केल भी उन्हें अलग अलग शो करे, यानी उनके जो स्कोर्स हैं उस स्केल के ऊपर वो डिफरेंट आने चाहिए। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक टीचर क्लास में सरप्राइज क्विज लेते हैं और उसके पीछे क्राइटेरियन ये है कि वो कहते हैं कि जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था वो तो इसमें ज़्यादा नंबर लेंगे और जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया उनका स्कोर इसमें कम आएगा। अब जब टेस्ट हुआ तो वाकई उनका क्लेम उसमें पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉन्करेंट वैलिडिटी पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है? देखें, एक क्राइटेरिया सेट किया गया था कि दो तरह के लोग हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया और पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया। फिर कहा गया कि जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था उनका स्कोर कम आएगा और जिन्होंने अटेंड किया था उनका ज़्यादा आएगा। तो जब क्विज़ लिया गया तो वाकई ही ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि उस क्विज़ में कॉन्करेंट वैलिडिटी मौजूद है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक रिटेल स्टोर है और आप वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट स्केल्स पे। एक स्केल है लॉयल्टी स्केल के कस्टमर कितना ज़्यादा लॉयल है, और दूसरा जो स्केल है वो मेजर कर रहा है कि कितनी ज़्यादा रिपीट परचेजिंग हो रही है। रिपीट परचेजिंग से मुराद है कि वो एक ही ब्रांड को बार बार ख़रीदता है। तो अब जब दोनों के रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया जाएगा तो लॉजिकली जहन में आता है कि जिन लोगों का लॉयल्टी स्केल जो है उस पर स्कोर ज़्यादा है उनकी रिपीट परचेजिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्केल्स जो आपने डिज़ाइन किए थे वो वैलिड हैं और इसमें जो वैलिडिटी पाई जाएगी वो कॉन्करेंट वैलिडिटी है, क्योंकि उसी टाइम पे चेक हो रहा है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की दूसरी जो टाइप है उसे हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं और इसका ताल्लुक फ्यूचर के फोरकास्ट के साथ है, यानी इसका हमें पता जो है वो फ्यूचर में जाके चलेगा। हम इसे कह सकते हैं दिस इज कंसर्न विद हाउ वेल अ स्केल कैन फोरकास्ट फ्यूचर क्राइटेरियन। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने कस्टमर लॉयल्टी का जो स्केल है वो यूज़ करते हुए आज कस्टमर से डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद आप उस डेटा के एनालिसिस किए। अब आपने फ्यूचर में फोरकास्ट किया कि जिन कस्टमर्स का कस्टमर लॉयल्टी का स्कोर ज़्यादा है वो रिपीट परचेजिंग करेंगे और जिनका स्कोर कम है उनकी रिपीट परचेज भी कम होगी। जब आपने फ्यूचर में जाके एक्चुअली डेटा कलेक्ट किया रिपीट परचेज वाला और पता चला कि जो रिज़ल्ट्स आपने फोरकास्ट किए थे एक्चुअल रिज़ल्ट्स उनके करीब करीब आए हैं या बिल्कुल वैसे ही आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो दोनों स्केल्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी वाला भी और रिपीट परचेजिंग वाला भी, उसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी पाई जाती है। और इस दफ़ा चूँकि फ्यूचर में आपने मेजर किया था लिहाजा ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी।
यानी फ़र्क ये हुआ कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में कि कॉन्करेंट वैलिडिटी में आपने कस्टमर लॉयल्टी और रिपीट परचेज एक ही टाइम पे डेटा कलेक्ट किया था और उसी वक्त आपको अंदाज़ा हो गया था, जबकि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आपने पहले कस्टमर लॉयल्टी का डेटा कलेक्ट किया, उसकी बेस पे आपने फोरकास्टिंग की और फ्यूचर में आपने रिपीट परचेज का डेटा कलेक्ट किया। अब जो बाद में डेटा कलेक्ट किया और जो आपने फोरकास्टिंग की उसको आपने मैच करके देखा, अगर वो मैचेबल हैं तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एग्जिस्ट करती है। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। जॉब इंटरव्यूज़ जो किए जाते हैं, तो लेट्स से आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसमें इंटरव्यू की बेस पे आपने उसे हायर कर लिया। अब आप उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 6 माह के बाद जाके चेक करते हैं। तो जब आपने उसे हायर किया था और उस इंटरव्यू में वो क्वालिफाई कर गया था, तो आपके जहन में ये था कि जो बंदा आज इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा वो आइंदा अपनी जॉब पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब आपने 6 माह के बाद उसकी जॉब की परफॉर्मेंस देखी, वो वाकई अच्छी थी, या आप ये कह लें कि जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस थी और जो जॉब की परफॉर्मेंस है उसमें हाई कोरिलेशन पाया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सिलेक्शन टूल है यानी इंटरव्यू, उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पाई जाती है। और अगर ऐसा ना हो कि एक बंदा जो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन जब जॉब में उसकी परफॉर्मेंस देखी गई तो वो उससे मैच नहीं करती, तो इसका मतलब है कि अगर हम बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सिलेक्शन टूल यानी इंटरव्यू है उसमें वैलिडिटी का कोई इशू हो सकता है। वैलिडिटी की तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या थ्योरी फिट कहते हैं। इसको समझने के लिए ये जहन में रखें कि जब भी कोई टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है तो वो बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरीज होता है। अब जब उस टेस्ट को हम डिज़ाइन करते हैं और उसके मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो बनाते हैं, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट्स आएंगे उन रिज़ल्ट्स को किसी न किसी थ्योरी के साथ फिट होना चाहिए, वो थ्योरीज जिनकी बेस पे वो टेस्ट बनाया गया था। इसकी 4 टाइप्स हैं: कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आगे हम इन टाइप्स को भी देखते हैं और इसकी एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते भी हैं। जी, इसकी पहली टाइप है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और ये उस वक्त इस्टेब्लिश होती है जब दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन वो एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स हाईली कोरिलेटेड हों आपस में, तो हम कहेंगे कि दोनों में कन्वर्जेंट वैलिडिटी पाई जाती है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। बिलफर्ज ब्रांड लॉयल्टी को मेजर करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लोगों ने बनाए होंगे। एक इंस्ट्रूमेंट आपने भी डेवलप किया है। अब आपने किसी कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी को अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, उसका जो भी रिज़ल्ट आया, फिर आपने किसी और इंस्ट्रूमेंट को जो ब्रांड लॉयल्टी को मेजर कर रहा है उसकी मदद से इसी कस्टमर से डेटा कलेक्ट किया। दोनों इंस्ट्रूमेंट से जो आने वाला डेटा है वो हाईली कोरिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट भी और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है दोनों वैलिड हैं और दोनों में कन्वर्जेंट वैलिडिटी पाई जाती है। अब अगर आप गौर करें तो जो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी थी उसमें भी कुछ ऐसे ही था कि सेम कॉन्सेप्ट था, सेम रिस्पोंडेंट्स थे या सैंपल था, डिफरेंट जो है वो मेथड्स थे और सेम रिजल्ट्स थे। तो डिफरेंट मेथड्स नहीं है बल्कि डिफरेंट उसकी टाइप्स थी या फॉर्म्स थी उस क्वेश्चनेयर की। तो रिजल्ट्स चूँकि सेम आ रहे थे तो वहाँ पे हम इसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते थे। तो पता ये चला कि जब पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मौजूद होती है तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी खुद ब खुद आ जाएगी एंड वाइस वर्सा। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्चर एक स्केल डिज़ाइन करता है जो कि सेल्फ इमेज को मेजर करेगा। अब वो इस स्केल को किसी और अवेलेबल स्केल से मैच करता है, वो भी सेल्फ इमेज को मेजर कर रहा है और दोनों जो स्केल्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन हाई आ जाता है, यानी 0.8 और अबव। तो हम कह सकते हैं कि इस रिसर्चर का जो स्केल है उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी पाई जाती है।
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की दूसरी जो टाइप है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं, और इससे मुराद वो एक्सटेंट है जिससे कोई इंस्ट्रूमेंट अपने किसी अपोजिट इंस्ट्रूमेंट से मुख्तलिफ नज़र आता है। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊं, लेट्स से एक इंस्ट्रूमेंट है वो एक कॉन्सेप्ट को मैयर कर रहा है, एक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मैयर कर रहा है। तो चूँकि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैयर कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। और ये मुख्तलिफ होने का कैसे पता चलेगा? जब हम इनका कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो इनके दरमियान या तो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि ब्रांड लॉयल्टी एक कंज्यूमर बिहेवियर है, इसी तरह से वैरायटी सीकिंग एक दूसरा बिहेवियर है। अगर इन दोनों बिहेवियर्स को मैयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएं तो जो कस्टमर है वो उसका स्कोर इन दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने से मुराद ये है कि उसका जो स्कोर्स का कोरिलेशन है वो लो होना चाहिए या बिल्कुल कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट्स को मैयर कर रहे हैं। इसके बाद जो टाइप है उसे हम नोमोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं, और इससे मुराद ज़रा समझिएगा कि अगर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो एक दूसरे से मुख्तलिफ, और वो जिन कॉन्सेप्ट्स को मैयर कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपस में रिलेटेड ज़रूर हैं। यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ होने के बावजूद कुछ ना कुछ रिलेटेड ज़रूर हैं। तो अगर वो रिलेटेड हैं तो फिर उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा जो थ्योरी हमें बताएगी। अगर थ्योरी ये बताए कि इनका रिलेशन डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट से मुराद एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिविटी को चेक करेंगे। और अगर थ्योरी ये बताती है कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो अपोजिट या इन्वर्स होना चाहिए, तो तब भी हम उसे चेक करेंगे। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर आप ह्यूमन एजिंग और जो मेमोरी लॉस है इसको कंपेयर करें तो ह्यूमन एजिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मेमोरी लॉस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप मैयर करेंगे तो दोनों में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन ज़रूर नज़र आएगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। उसकी वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अमूमन देखा गया है कि जो याददाश्त है वो कम होती जाती है। यानी दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। कस्टमर्स जो है वो एक ब्रांड का इमेज होता है और एक कस्टमर का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, और ब्रांड इमेज से मुराद वो ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर कस्टमर का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ इमेज है वो ब्रांड का इमेज भी वैसे ही समझता है, यानी दोनों में एक मुमासलत है, कंग्रुएंस है, सिमिलैरिटी है या मैचिंग है, तो वो उस ब्रांड को प्रेफर करेगा। यानी कस्टमर का जो अपना कॉन्सेप्ट जिस तरह वो सोचता है अपने बारे में, और वैसे ही कॉन्सेप्ट जो है वो किसी ब्रांड के बारे में रखता है, तो उस ब्रांड को वो प्रेफर करेगा। और ऐसे ब्रांड्स जिनका जो इमेज है वो उसके सेल्फ इमेज से डिफरेंट है कस्टमर के, तो वो उनको प्रेफर ज़्यादा नहीं करेगा। ये थ्योरी बता रही है हमें। अच्छा, ये जो स्केल्स हमने पढ़े हैं इसको अगर एक टेबल में समराइज़ करें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जानने के लिए, तो आप देखें कि एक हमारा स्केल है और एक दूसरे स्केल है। हमारा स्केल जो है उसके नीचे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लिखी हुई है। अगर हमारा स्केल और दूसरा स्केल जो है वो सेम है, सेम होने से मुराद है कि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को मैयर करते हैं और इनके दरमियान कोरिलेशन जो है वो हाई आ जाता है, तो इसका मतलब है कि दोनों में कन्वर्जेंट वैलिडिटी पाई जाती है। अगर दूसरा स्केल डिफरेंट है और उसके साथ साथ अनरिलेटेड भी है, क्योंकि डिफरेंट रिलेटेड भी हो सकता है, तो डिफरेंट है और अनरिलेटेड है, और हमारे स्केल का उस अनरिलेटेड डिफरेंट स्केल से या तो कोरिलेशन है नहीं या बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी पाई जाती है। और अगर जो दूसरा स्केल है वो डिफरेंट है लेकिन वो बहरहाल हमारे साथ रिलेटेड ज़रूर है, तो हम उसका जो कोरिलेशन है वो चेक करेंगे एज़ पर थ्योरी।
अगर थ्योरी बताती है कि कोरिलेशन कम होना चाहिए और वाकई कम है तो हम कहेंगे इसमें नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी पाई जाएगी, और अगर थ्योरी कहती है कि ज़्यादा होना चाहिए कोरिलेशन और वाकई ज़्यादा आ जाता है तो तब भी इसमें नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी मौजूद है। इसके बाद जो टाइप है उसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। देखें, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह के रिलेशंस पाए जाते हैं, ये एजम्पशंस हमारे जहन में बन जाती हैं। इन एजम्पशंस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं। बाद में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं, या तो हम इन्हें रिजेक्ट करेंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब इसकी कई टाइप्स भी हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिससे मुराद है कि वेरिएबल्स का जो रिलेशन है ना सिर्फ वो बताया जाएगा बल्कि उसकी जो डायरेक्शन है, यानी वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ये भी बताया जाएगा। तो जब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, लेट्स से हाइपोथेसिस था कि पैकेजिंग इंक्रीजेस कस्टमर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। अब अगर जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, तो अब ये हाइपोथेसिस नहीं रहा, ये एक वैलिड स्टेटमेंट बन गई। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिजल्ट्स ने हमें सजेस्ट की है। तो अब यहाँ जो इसकी वैलिडिटी है उसे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहेंगे, और जो टाइप बनेगी वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बनेगी। तो अगर मैं वैलिडिटी की जो मुख्तलिफ टाइप्स आपने पढ़ी उसको समराइज़ करूँ एक टेबल में, तो हमने लॉजिकल वैलिडिटी देखी, उसमें फेस वैलिडिटी थी, कंटेंट वैलिडिटी थी और सैंपल वैलिडिटी थी। फिर हमने इसकी दूसरी कैटेगरी देखी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जिसकी दो टाइप्स हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी, और जो फ्यूचर से रिलेटेड है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इसके बाद इसकी जो तीसरी थ्योरी बेस्ड या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसकी चार टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्ट में जो कुछ ब्रीफ डेफिनेशंस हैं हर एक वैलिडिटी की वो मैं आपको बताऊंगा। जी, ये किसी मेजरमेंट स्केल की वैलिडिटी की तमाम टाइप्स मैंने लिखी हैं। अगर आप इनको एक एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। लॉजिकल वैलिडिटी जो है मेक्स अ लॉजिकल सेंस, जब आपका इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट स्केल वो एक लॉजिकल सेंस बनाता है तो उसमें लॉजिकल वैलिडिटी पाई जाती है। फेस वैलिडिटी उस वक्त एस्टेब्लिश होती है जब कोई एक्सपर्ट आपके इंस्ट्रूमेंट को देखता है और उसे देखने के बाद वैलिडेट कर देता है। ये फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी और सैंपलिंग वैलिडिटी लॉजिकल वैलिडिटी ही की तीन टाइप्स हैं। कंटेंट वैलिडिटी जो है वो उस वक्त होती है जब आपका मेजरमेंट स्केल एडिक्वेटली यानी बहुत सूटेबल वे में कॉन्सेप्ट को मेजर करता है। सैंपलिंग वैलिडिटी उस वक्त होती है जब आपका मेजरमेंट स्केल होल कंटेंट को कवर करता है। इसके बाद क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी उस वक्त एस्टेब्लिश होती है जब आपका मेजरमेंट स्केल दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को किसी सर्टेन क्राइटेरिया की बेस पे अलग अलग करता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी में आपका जो मेजरमेंट स्केल है वो उन इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेट करता है जो जिनको आप पहले से जानते हैं कि ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मेजरमेंट स्केल जो है वो फोरकास्ट करता है बेस्ड ऑन सम फ्यूचर क्राइटेरियन। इसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन थ्योरी होता है इसमें। कन्वर्जेंट वैलिडिटी उस वक्त एस्टेब्लिश होती है जब मेजरमेंट स्केल दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सेम कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं, तो अगर वो आपस में कोरिलेट हो जाते हैं तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी उसमें पाई जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो उस वक्त होती है जब आपका स्केल किसी मुख्तलिफ स्केल यानी डिफरेंट स्केल जो है उससे आपका कोरिलेशन लो आना चाहिए। नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी उस वक्त एस्टेब्लिश होती है जब आपका स्केल कोई डिफरेंट लेकिन जो रिलेटेड स्केल है उसके साथ उसका रिलेशन एज पर थ्योरी हो, जैसा थ्योरी गाइड करेगी उसी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। और फाइनली जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है
ये उस वक्त इस्टेब्लिश होते हैं जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्शन होती है, एनालिसिस होते हैं और रिजल्ट्स की बेस पे आप उन हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के बड़े इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हमने देखा कि गुडनेस ऑफ मेजर क्या चीज़ है, रिलायबिलिटी क्या चीज़ है, वैलिडिटी क्या चीज़ है, और फिर इनकी टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।